वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में बच्चों हम हमारे चैप्टर नंबर 12 फ्रिक्शन के बारे में हमने जो भी बातें की थी उसको आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। तो बच्चों, फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है? ऐसा फोर्स जो ग्राउंड किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगाता है ताकि वो ऑब्जेक्ट ग्राउंड में आगे ना बढ़ पाए, चाहे वो कोई बॉल हो या कोई इंसान हो या कोई गाड़ी हो। तो कोई भी चीज़ जो ग्राउंड के ऊपर चल रही है उस पर ये फ्रिक्शन फोर्स लगता है जिससे वो चीज़ रुक जाती है। ओके, ये फ्रिक्शन फोर्स लगता क्यों है बच्चों? जो ग्राउंड की सरफेस है अगर ज़्यादा खुरदुरी होती है, दैट मीन्स ऊबड़ खाबड़ होती है अगर ज़्यादा, तो ये फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा अच्छे से लगता है। अगर ग्राउंड सरफेस चिकनी होती है, जैसे कोई टाइल फ्लोर हो या मार्बल फ्लोर हो, तो फ्रिक्शन फोर्स कम होता है। इसीलिए कई बार बाथरूम वगैरह में नहाते नहाते हम स्लिप हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन कम रहता है, और जैसे ही सोप हमारे फ्लोर पर गिरता है बाथरूम के, तो हम उस पर फिसल कर गिर जाते हैं क्योंकि फ्रिक्शन वहाँ पर बहुत कम हो जाता है। फ्रिक्शन का मतलब होता है बच्चों, जो जैसे बॉल है, फुटबॉल फुटबॉल को आपने लात मारी, वो कुछ दूर जा कर के रुक जाती है। फुटबॉल कुछ दूर जा कर के रुक जाती है। तो फुटबॉल कुछ दूर गई और वो रुक क्यों गई? क्योंकि ग्राउंड उसको रोकने के लिए फोर्स लगा रहा था। जो ग्राउंड था उसको रोकने के लिए फोर्स लगा रहा था। तो ग्राउंड जो फुटबॉल को रोकने के लिए फोर्स लगा रहा है वही फ्रिक्शन फोर्स कहलाता है या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है। यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल देखे थे, जैसे इस पे हम देख रहे हैं फिगर ए में एक बुक रखी हुई है। उस बुक को आप, उस किताब को आप हाथ से टेबल पर धक्का देते हो तो वो थोड़ा आगे स्लाइड करके रुक जाती है। फिर नीचे वापस से उस बुक को आप धक्का देते हो तो वो स्लाइड करके रुक जाती है। ओके, तो वो रुक क्यों जाती है? क्योंकि टेबल और बुक के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लगता है जो बुक को टेबल के ऊपर स्लाइड करने से रोकता है। ओके, अब यहाँ पर दो बच्चे हैं, एक का पैर केले के छिलके पर पड़ गया और वो फिसल गया। तो केले का छिलका जो है बच्चों वो चिकना होता है, वो ग्राउंड और बच्चे के पैर के बीच में जो फ्रिक्शन है उसको ख़त्म कर देता है। ग्राउंड और बच्चे के पैर के बीच में जो फ्रिक्शन है उसको ख़त्म कर देता है। ओके, फिर हमने बच्चों क्या पढ़ा था? फिर हमने पढ़ा था कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो फ्रिक्शन को अफेक्ट करती हैं, मतलब जिनसे फ्रिक्शन प्रभावित हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो बच्चों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि फ्रिक्शन को सरफेस जो है, जिस सरफेस में आपने बॉल रखी है या जिस भी सरफेस में आपने बुक को रखा है, वो सरफेस अगर स्मूथ है यानी चिकनी है तो फ्रिक्शन कम होगा। जब वो सरफेस ऊबड़ खाबड़ होगी तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। इसीलिए आप किसी चिकने फ्लोर पर आसानी से दौड़ नहीं सकते, जबकि आप ग्राउंड पर आसानी से दौड़ सकते हो। ओके, तो यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है बच्चों, जिसमें ये जो स्प्रिंग बैलेंस आपको दिख रहा है, स्प्रिंग बैलेंस हमने पढ़ा था। ये जो हुक है इस पे कोई वज़न लटका दिया जाता है और फिर स्प्रिंग बैलेंस का जो पॉइंटर होता है वो नीचे की तरफ मूव कर जाता है। उससे हमें ये पता चलता है कि कितने वेट का जो फोर्स है वो लगाया जा रहा है। ठीक है, कितना वज़न उस पर डाला जा रहा है। ठीक है, एक्टिविटी 12.2 को पढ़ते हैं। टाई अ स्ट्रिंग अराउंड द ब्रिक। यहाँ पर एक ईंट रखा हुआ है, उससे आप एक रस्सी को बांध दीजिए और उस रस्सी को स्प्रिंग बैलेंस से बांध दीजिए। स्प्रिंग बैलेंस को खींचिए। स्प्रिंग बैलेंस का पॉइंटर जहाँ पर आ जाए, जैसे ही आपने उस रस्सी को ईंट पर बांधा और स्प्रिंग बैलेंस को उस रस्सी से जोड़ दिया, और जैसे ही आपने उस रस्सी को खींचने की कोशिश की, वो ईंट जैसे ही मूव करने लगे, जैसे ही वो ईंट मूव करने लगे तो पॉइंटर पर जो रीडिंग है, जो स्प्रिंग बैलेंस के पॉइंटर पर जो रीडिंग है, उस रीडिंग को नोट कर लीजिएगा। वो रीडिंग हमें ये बताएगी कि कितना फोर्स
कितना फोर्स स्प्रिंग बैलेंस में लग रहा है, कितना फोर्स स्प्रिंग बैलेंस में जनरेट हो रहा है और कितना फोर्स चाहिए उस ईंट को मूव करने के लिए। ठीक है, उस ईंट को मूव करने के लिए। तो जब आप इस स्प्रिंग बैलेंस से इस ब्रिक की रस्सी को बांध करके ब्रिक को खींचोगे और जैसे ही वो स्प्रिंग बैलेंस का पॉइंटर, जैसे स्प्रिंग बैलेंस का पॉइंटर नीचे की तरफ आने लग जाता है और आप और ज़्यादा फोर्स से ईंट को खींचने लग जाते हो अपनी तरफ, जैसे ही ईंट मूव करने वाला होता है या जस्ट मूव किया होता है, आप स्प्रिंग बैलेंस में जो पॉइंटर है उस स्प्रिंग बैलेंस के पॉइंटर को आप मार्क कर लो। ओके, उस पॉइंटर पर जो रीडिंग दिखा रही होगी आपको, उतना ही फोर्स एक ब्रिक को मूव करने के लिए लगेगा। ओके, अब हम स्प्रिंग बैलेंस के बारे में बात करते हैं बच्चों। स्प्रिंग बैलेंस क्या है? ये एक ऐसा डिवाइस है जो वज़न नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कितना फोर्स लग रहा है किसी ऑब्जेक्ट में, वो नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें एक कॉइल्ड स्प्रिंग होती है जो खिंचती है जब आप उस पर फोर्स अप्लाई करते हो। उस स्प्रिंग से पॉइंटर जुड़ा होता है। जितना फोर्स आपने अप्लाई किया है वो पॉइंटर उस फोर्स को एक स्केल के थ्रू दिखा देता है। जहाँ पर ये स्केल बनी हुई है वहाँ पर एक पॉइंटर है, ऊपर की तरफ आपको दिख रहा होगा, ये पॉइंटर है। ये पॉइंटर जब नीचे की तरफ मूव करता है तो उससे आपको पता चल जाएगा कितना फोर्स जनरेट होता है। ठीक है, द रीडिंग ऑन द स्केल गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। जो स्केल पर रीडिंग है वो फोर्स का मैग्नीट्यूड बताता है। ओके, एक्टिविटी 12.3, मेक एन इंक्लाइंड प्लेन ऑन अ स्मूथ फ्लोर। एक इंक्लाइंड प्लेन बना लीजिए स्मूथ फ्लोर पर बुक्स की मदद से, जैसे इन बच्चों ने किया है। बुक्स रख करके एक वुडन इंक्लाइंड प्लेन बना लिया है। उस प्लेन पर इन्होंने बच्चों एक पॉइंट मार्क कर लिया है। क्या कर लिया है इन बच्चों ने? एक पॉइंट मार्क कर लिया है। उस पॉइंट का नाम बोला है ए। क्या बोला है? पॉइंट ए। उस पॉइंट ए से एक सेल को ये टेबल पर रोल करते हैं। उस इंक्लाइंड प्लेन पर एक सेल को रख करके ये छोड़ देते हैं। वो सेल जितना दूर तक जाता है उससे हमें पता चलता है कि फ्रिक्शन फोर्स कितना है। अगर बहुत दूर तक जाएगा तो फ्रिक्शन कम है, अगर पास में ही रुक जाएगा तो फ्रिक्शन ज़्यादा है। ओके, फिर आप यही एक्टिविटी करिए एक कपड़े को टेबल पर बिछाकर। तो आप ये पाएंगे कि जो सेल आपने पॉइंट ए से या मार्क ए से आपने सेल को रोल किया था, वो सेल पहले काफ़ी दूर तक गया था लेकिन अब उसकी आधी डिस्टेंस पर वो रुक जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों? क्योंकि जो आपने कपड़ा रखा है उस कपड़े के द्वारा फ्रिक्शन फोर्स पैदा किया जा रहा है। क्या पैदा किया जा रहा है? फ्रिक्शन फोर्स। वो कपड़ा उस सेल को आगे बढ़ने से रोक रहा है। ठीक है, वो कपड़ा उस सेल को आगे बढ़ने से रोक रहा है। ओके, अगर आप उस कपड़े की जगह सैंड डाल दें या रेत डाल दें, ओके, तो वो सेल और पहले रुक जाएगा। मतलब जैसे जैसे आप सरफेस चेंज करते जाते हो, पहले सरफेस एकदम स्मूथ थी, फिर सरफेस पर आपने कपड़ा डाल दिया, फिर उस पर अगर आप सैंड डाल देते हो तो उससे जो फ्रिक्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और सेल ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाता है। ओके, इसका एक एग्जांपल बच्चों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब भी आप दौड़ते हो ग्राउंड पर तो आपकी स्पीड बनी हुई रहती है, लेकिन जब आप सैंड पर यानी रेत पर दौड़ते हो तो आपकी स्पीड धीरे हो जाती है। आप रेत पर नहीं दौड़ पाते हो क्योंकि रेत पर फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से आप दौड़ नहीं पाते हो। ओके, चलिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर हम देने की कोशिश करते हैं बच्चों। डज द डिस्टेंस कवर्ड डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सर्फेस ऑन विच द सेल मूव्स? क्या ये जो सेल बच्चों ने लिया था, यहाँ पर दो बच्चे आपको दिख रहे हैं आपके जैसे प्यारे प्यारे, उन्होंने जो सेल लिया था तो वो सेल जब उन्होंने मार्क ए से छोड़ा या सेल को मूव किया आगे की तरफ, तो वो सेल पहली बार में दूर तक गया। क्यों दूर तक गया? क्योंकि वो जो टेबल थी वो चिकनी थी, वहाँ पर फ्रिक्शन बहुत कम था। ठीक है बच्चों। सेकंड, जब आपने वापस मार्क ए से सेल को छोड़ा,
लेकिन कपड़ा डाल दिया, पहले क्या डाल दिया, एक क्लॉथ को आपने डाल दिया और मार्क ए से आपने सेल को छोड़ा, ठीक है। तो फ्रिक्शन बढ़ जाने के कारण, किसके कारण, फ्रिक्शन बढ़ जाने के कारण, वो फ्रिक्शन बढ़ जाने के कारण बच्चों वो सेल रुक जा रहा था। फ्रिक्शन बढ़ने के कारण सेल कुछ दूर जा करके रुक जा रहा था। ओके, तो इससे हमें क्या पता चलता है बच्चों, इससे हमें ये पता चलता है कि जो सरफेस है जिस पर सेल रोल कर रहा था, जिस पर सेल ढनंग रहा था या मूव कर रहा था, वो सरफेस अगर चिकनी है तो सेल दूर तक जाएगा या फ्रिक्शन कम होगा, और वो सरफेस अगर रफ है तो सेल जल्दी ही रुक जाएगा, दूर तक नहीं जा पाएगा। ओके, और फ्रिक्शन जो है वो क्या होगा, ज़्यादा रहेगा उस समय। कुड द स्मूथनेस ऑफ द सर्फेस ऑफ द सेल ऑल्सो इफेक्ट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई इट? हाँ बिल्कुल, अगर सेल की सरफेस स्मूथ नहीं होगी तो सेल ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा। तो सेल की सरफेस का स्मूथ होना बहुत ज़रूरी है। स्मूथ मतलब चिकना होना। ओके, फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाई द इर्रेगुलरिटीज ऑन टू सर्फेसेस। फ्रिक्शन किसकी वजह से होता है, दो सरफेस के बीच में जब इर्रेगुलरिटी आती है, जब उबड़ खाबड़ चीज़ें होती हैं तो उनकी वजह से फ्रिक्शन पैदा होता है, ठीक है। इवन दो सर्फेसेस विच अपीयर वेरी स्मूथ, वो सर्फेसेस जो बहुत चिकनी होती हैं, बहुत स्मूथ होती हैं, ठीक है, हैव अ लार्ज नंबर ऑफ माइन्यूट इर्रेगुलरिटीज, उनके पास ढेर सारी इर्रेगुलरिटीज होती हैं। इर्रेगुलरिटीज का मतलब क्या होता है बच्चों, एक होती है स्मूथ सरफेस, एक होती है खुरदुरी सरफेस या उबड़ खाबड़ सरफेस। तो जो उबड़ खाबड़ सरफेस होती है, जैसे आप अगर स्कूल के फ्लोर पर दौड़ रहे हो तो वो स्मूथ सरफेस है, ठीक है, वहाँ पर फ्रिक्शन बहुत कम होगा। लेकिन आप ग्राउंड पर दौड़ रहे हो, वहाँ पर पत्थर भी हैं, मिट्टी भी है, तो वहाँ की सरफेस कैसी है, चिकनी नहीं है, तो वहाँ पर आपको रनिंग करने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है बच्चों। तो ग्राउंड पर आपके जूते जो हैं वो ज़्यादा ग्रिप बनाएंगे, और क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन ज़्यादा होगा सरफेस की इर्रेगुलरिटी के कारण, ठीक है। आप अपने शूज़ के सोल को देखिएगा, उसमें इर्रेगुलरिटीज़ होती हैं, उसमें डिज़ाइन बने होते हैं। क्यों डिज़ाइन बने होते हैं, ताकि आप फिसले नहीं ग्राउंड पर, ठीक है। उन इर्रेगुलरिटीज़ के कारण आपके शूज़ जो हैं वो ग्राउंड पर फिसलते नहीं। जब वो इर्रेगुलरिटीज़ ख़त्म होने लगती हैं तो आपके शूज़ ग्राउंड पर फिसलने लग जाते हैं, ठीक है। तो इर्रेगुलरिटीज़ के कारण क्या होता है बच्चों, फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन जनरेट होता है, ठीक है। इर्रेगुलरिटीज़ के कारण क्या जनरेट होता है, फ्रिक्शन जनरेट होता है। व्हेन वी अटेम्प्ट टू मूव एनी सरफेस, जब हम किसी सरफेस पर मूव करने की कोशिश करते हैं, हमें एक फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, और ये फोर्स जो है वो इंटरलॉकिंग को ओवरकम करता है। इंटरलॉकिंग मतलब क्या होती है, जैसे कोई गाड़ी है वो ग्राउंड पर खड़ी हुई है, ओके, वो ग्राउंड पर खड़ी हुई है, तो उसके टायर और ग्राउंड के बीच में जो फोर्स लग रहा है, उसके टायर, उस गाड़ी के टायर और ग्राउंड के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो अभी कम है, ठीक है, वो फोर्स अभी क्या है, कम है, ओके, और इंटरलॉकिंग ज़्यादा है, ठीक है। इंटरलॉकिंग मतलब टायर और ग्राउंड एकदम चिपके हुए हैं, ठीक है। जब तक आप उतना फोर्स नहीं लगाओगे कि वो गाड़ी आगे बढ़ने लग जाए, तब तक वो गाड़ी मूव नहीं करेगी। रफ सरफेस की बात की जाए बच्चों, तो वहाँ पर इर्रेगुलरिटी ज़्यादा होती है और ग्रिप भी ज़्यादा होती है, तो फ्रिक्शन जो है वो ज़्यादा होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बुक एक रखी हुई है टेबल के ऊपर, एक बुक रखी हुई है टेबल के ऊपर, तो टेबल के ऊपर बुक फिसलती क्यों नहीं है आसानी से, क्योंकि बुक की सरफेस और टेबल की सरफेस के बीच में इंटरलॉकिंग होती है। इंटरलॉकिंग मतलब बच्चों यहाँ पर ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये इंटरलॉकिंग है। जो ब्लू कलर का ऊपर है वो बुक की सरफेस है, और जो नीचे ब्राउन कलर का डायग्राम दिख रहा है वो टेबल की सरफेस है। दोनों के बीच में उबड़ खाबड़ रास्ता दिख रहा होगा, इसी उबड़ खाबड़ रास्ते की वजह से बुक के ऊपर जो बुक है वो टेबल के ऊपर टिकी रहती है, ओके, या रखी रहती है, ओके। तो बच्चों जो बुक है वो टेबल की सरफेस के ऊपर स्लाइड इसीलिए नहीं करती, इसलिए स्लाइड नहीं करती क्योंकि बुक की सरफेस और टेबल की सरफेस के बीच में इंटरलॉकिंग हो जाती है, ठीक है, इर्रेगुलरिटी होती है, इंटरलॉकिंग हो जाती है।
वी सी दैट फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय इंटरलॉकिंग। आप एक चीज़ देखेंगे, जब आप किसी खुरदुरी सरफेस पे किसी भारी सामान को खींचते हो तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। जब आप किसी स्मूथ सरफेस पर किसी भारी सामान को खींचते हो तो उतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस सामान की जो सरफेस है वो ग्राउंड की सरफेस पर, अगर ग्राउंड की सरफेस खुरदुरी है तो उस पर वो फ्रिक्शन पैदा होता है। ठीक है, जितना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा उतना आपको ताकत लगेगी उसको खींचने में। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक बच्चा है, वो एक बॉक्स को धक्का दे रहा है ग्राउंड पर। वो बॉक्स अगर स्मूथ है और वहाँ की जो सरफेस है जिस पर वो बच्चा खड़ा हुआ है वो भी स्मूथ है यानी चिकना है, तो वो बॉक्स आसानी से आगे बढ़ जाएगा। लेकिन अगर वो बॉक्स की सरफेस भी रफ है यानी खुरदुरी है, उबड़ खाबड़ है, और ग्राउंड की सरफेस भी उबड़ खाबड़ है, तो वो बच्चा बॉक्स को आसानी से ढकेल नहीं पाएगा ग्राउंड पे। ओके, we see that friction is caused by interlocking of irregularities in two surfaces। दो सरफेस के बीच में जो इंटरलॉकिंग है, ठीक है, दो सरफेस के बीच में इंटरलॉकिंग है इरेगुलरिटीज़ की, उसके कारण फ्रिक्शन जनरेट होता है। इट इज़ ऑब्वियस दैट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल इंक्रीज इफ़ टू सर्फेसेज आर प्रेस्ड हार्डर। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ जाएगा अगर दो सरफेस बहुत ज़ोर से आपस में चिपके हुए हैं तो। ठीक है, यानी ज़्यादा रफ सरफेसेस हैं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। यू कैन एक्सपीरियंस इट बाई ड्रैगिंग अ मैट। आप इसको एक्सपीरियंस कर सकते हो एक मैट को ग्राउंड पर ड्रैग करके। ठीक है, व्हेन नोबडी इज सिटिंग ऑन इट, जब कोई भी उस पर बैठता नहीं है, एंड व्हेन अ पर्सन इज सिटिंग ऑन इट, और जब कोई बच्चा उस पर बैठ जाता है और फिर आप खींचोगे तो काफ़ी मुश्किल जाएगी आपको उसको खींचने में। ठीक है, रिकॉल योर एक्सपीरियंस व्हेन लास्ट टाइम यू मूव्ड अ हैवी बॉक्स। अपने एक्सपीरियंस को याद कीजिए जब लास्ट टाइम आपने एक हैवी बॉक्स को मूव किया था एक जगह से दूसरी जगह पर। वॉट इज़ ईजियर, इसमें से क्या आसान पड़ा आपको? टू मूव अ बॉक्स फ्रॉम रेस्ट, जो बॉक्स पहले से रुका हुआ है उसको मूव करना, या जब वो मूव कर रहा था, जब आपने उसको धक्का दिया था तब मूव करना? ऑब्वियस सी बात है, जब वो बॉक्स को आप धक्का दे रहे थे और वो आगे बढ़ता जा रहा था तब उसको मूव करना आसान है, क्योंकि उसकी सरफेस जो है वो सरफेस ग्राउंड की सरफेस से इंटरलॉक नहीं हुई थी, यानी ग्राउंड की सरफेस और उसकी सरफेस पर ग्रिप नहीं बनी थी। ओके, द फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन एट द इंस्टेंट एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट is a measure of static friction। The force required to overcome friction, जो फोर्स फ्रिक्शन को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, जैसे कोई बॉक्स रुका हुआ है, आप धक्का देते हो, तब तक धक्का देते रहते हो जब तक वो बॉक्स आगे नहीं बढ़ता। ठीक है, तो वो जो फोर्स आपने लगाया उस बॉक्स को आगे बढ़ाने के लिए, वही कहलाता है क्या? वही फोर्स कहलाता है क्या बच्चों? वही फोर्स कहलाता है जो उस बॉक्स को आगे बढ़ा सकता है। ठीक है, अगर आपने कम फोर्स लगाया तो वो बॉक्स आगे नहीं बढ़ेगा, और अगर आपने ज़्यादा फोर्स लगाया तो वो बॉक्स आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन दो तरह का होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है बच्चों? जब कोई चीज़ ऑलरेडी मूव कर रही होती है ग्राउंड में, ओके, तो वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन उस पर लग रहा होता है। और जैसे कोई बच्चा स्केट्स चला रहा हो, स्केटिंग कर रहा हो ग्राउंड पर, तो उस पर स्लाइडिंग फ्रिक्शन लग रहा है। और सपोज करिए कोई सामान रखा हुआ है और आप उस सामान को मूव कर रहे हो, तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो रुके हुए सामान में लगने वाला फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाता है, और चलती हुई चीज़ में लगने वाला फ्रिक्शन क्या कहलाता है बच्चों? स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहलाता है। The force required to overcome friction at the instant an object start moving from rest is a measure of static friction। तो static friction क्या होता है बच्चों? वो फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में लेकर आता है उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। On the other hand, the force required to keep the object moving with the same speed is the measure of sliding friction।
वहीं आप देखेंगे कोई भी चीज़ जो मूव कर रही है ऑब्जेक्ट को, जो ऑब्जेक्ट चल रहा है उसको धक्का देकर और ज़्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, तो वो फ्रिक्शन कहलाता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जैसे स्केटिंग करने पर बच्चा पहले से चल रहा होता है ग्राउंड पर, स्केट्स के थ्रू चल रहा होता है, आगे बढ़ रहा होता है, वो पैर से पावर लगाता है और आगे की तरफ बढ़ता जाता है। ठीक है, द फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन एट द इंस्टेंट एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट इज अ मेजर ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। On the other hand, the force required to keep an object moving, वो फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करता रहता है या मोशन में ले आता है सेम स्पीड से, इज अ मेजर ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहलाता है। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन चलते हुए ऑब्जेक्ट में लगता है और स्टैटिक फ्रिक्शन रुके हुए ऑब्जेक्ट में लगता है, ये बात ध्यान रखिएगा। जब कोई बॉक्स को आप धक्का देते हैं या उसको स्लाइड करवाते हैं, जो कांटेक्ट पॉइंट होते हैं उसकी सरफेस पर, उनको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है लॉक करने में। ठीक है, तो जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है वहाँ पर वो कम होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से। ठीक है, फ्रिक्शन अननेसेसरी इविल। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा? आज के लेक्चर में हमने ये जाना कि फ्रिक्शन कैसे पैदा होता है, स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है। ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। तो स्प्रिंग बैलेंस बच्चों क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस होता है, एक ऐसा उपकरण होता है जिससे फोर्स को मेजर किया जा सकता है। किससे मेजर किया जा सकता है? फोर्स को मेजर किया जा सकता है। ठीक है, कितना फोर्स स्प्रिंग बैलेंस पर लगेगा वो मेजर किया जा सकता है स्प्रिंग बैलेंस से। ठीक है, तो होता क्या है बच्चों, जब कोई वज़न को आप स्प्रिंग बैलेंस पर लगाते हो तो स्प्रिंग बैलेंस का पॉइंटर ये बता देता है कि कितना फोर्स लगाया जा रहा है। ठीक है, जब कोई वज़न को आप स्प्रिंग बैलेंस पर लगाते हो तो ये पता चलता है कि कितना फोर्स उस पर लगाया जा रहा है। ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस को चेक करने के लिए एक ब्रिक यानी एक ईंटे से आपको स्प्रिंग बैलेंस, एक रस्सी को बांध देना है और उस रस्सी से आपको स्प्रिंग बैलेंस को बांध देना है और स्प्रिंग बैलेंस वाली रस्सी को आपको खींचना है। क्या करना है? उसको खींचना है। तब तक खींचना है जब तक वो ईंट मूव ना करने लगे। जैसे ही वो ईंट मूव करने लगता है तुरंत आप स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग को देखो। ओके, उससे आपको ये पता चल जाएगा कि कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है उस ईंट को मूव करने के लिए। ठीक है बच्चों, फिर यहाँ पर दूसरा एक्सपेरिमेंट किया गया था, ये दो बच्चों ने किया था। टेबल पर कुछ बुक्स रख के एक पैड रख दिया था। ओके, जो पैड आप यूज़ करते हो वो पैड रख दिया गया था। ओके, जिस पर आप लिखते हो वो पैड रख दिया गया था और वहाँ पर एक पॉइंट ए मार्क कर लिया गया था, मार्क ए। ओके, वहाँ से एक सेल जो आप घड़ी पे लगाते हो या रिमोट पे लगाते हो उसको वहाँ से छोड़ दिया है बच्चों ने। तो ढलान के कारण वो सेल आगे की तरफ मूव किया, जहाँ तक वो गया उसको मार्क कर लीजिए। दोबारा एक कपड़े को बिछाकर फिर से वही काम करिए, मार्क ए से सेल को छोड़ दीजिए। अब सेल पहले जितना गया था उतना वो सेल मूव नहीं कर पा रहा था, उतनी दूर तक वो सेल नहीं जा पा रहा था। ठीक है, फिर उसके बाद बच्चों आप क्या करिए, क्लॉथ को हटाकर वहाँ पर डाल दीजिए सैंड यानी रेत या कुछ मिट्टी। अब वो सेल बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो हमें क्या पता चलता है, सरफेस अगर चिकनी होगी तो फ्रिक्शन कम होगा, सरफेस अगर रफ होगी तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। तो अपन को यहाँ से ये समझ में आया बच्चों कि फ्रिक्शन किस पर डिपेंड करता है? इर्रेगुलरिटी पर। किस चीज़ की इर्रेगुलरिटी? सरफेस की इर्रेगुलरिटी। जितनी ज़्यादा सरफेस ऊबड़ खाबड़ होगी फ्रिक्शन उतना ही ज़्यादा होगा, जितनी ज़्यादा सरफेस स्मूथ होगी फ्रिक्शन उतना ही कम होगा। ओके, तो फ्रिक्शन किस पर डिपेंड करता है बच्चों? सरफेस की इर्रेगुलरिटी पर। जितनी ज़्यादा खुरदुरी सरफेस होगी उतना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा। ओके, यहाँ पर आप एक बुक को एक टेबल पर स्लाइड करते हुए देख सकते हो। उस बुक की सरफेस और टेबल की सरफेस पर फ्रिक्शन लग रहा है आपस में। ठीक है, बुक की जो सरफेस है और टेबल की सरफेस है वो दोनों आपस में रगड़ खा रही हैं और दोनों आपस में फ्रिक्शन लगा रही हैं। ठीक है, दोनों आपस में क्या लगा रही हैं? फ्रिक्शन लगा रही हैं। ठीक है, बुक टेबल पर रखी हुई है। ठीक है, और उसके कारण बुक पर फ्रिक्शन
जनरेट हो रहा है। इसीलिए बुक को जब आप धक्का देते हो तो वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाती, क्योंकि बुक की सरफेस और टेबल की सरफेस दोनों इंटरलॉक्ड होती हैं, आपस में लॉक होती हैं वो। ओके, तो आई होप बच्चों आप लोगों को आज का लेक्चर थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम फ्रिक्शन अननेसेसरी इविल के बारे में बात करेंगे। होमवर्क को टाइम से करते रहिए बच्चों, और होमवर्क सभी बच्चों को सैटरडे को भेजना है। डेली क्लास अटेंड करते रहिए, क्योंकि हमें पता चल जाता है कौन सा बच्चा क्लास अटेंड कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। सीधे आपके पेरेंट्स को फ़ोन आ जाएगा, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओके, तो बच्चों इस बात का ध्यान रखिए, रेगुलरली क्लास अटेंड कीजिए। जो भी आपको डाउट्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी लाइन नहीं समझ में आई, जो भी चैप्टर नहीं समझ में आया, वो टीचर्स को बताइए, हम लोगों को बताइए, ठीक है। और घर पर पढ़ाई करते रहिए बच्चों। रीडिंग और राइटिंग आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। आप में से कई बच्चों की राइटिंग बहुत गंदी है। उस राइटिंग को अभी इस टाइम पे जब स्कूल नहीं चालू हैं तो उसको घर पर आप सुधार लीजिए। एक राइटिंग बुक ले आइए, उस पर 4 लाइन कॉपी ले लीजिए, उस पर राइटिंग की प्रैक्टिस करिए। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।